नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर पर। मैं अजीत आप सब लोगों को प्यारे साथियों एक बार से फिर से स्वागत करता हूं। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ मिनट लेट आने के लिए। तो प्यारे साथियों जल्दी से लाइव आ जाएँ। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट सेकंड। जल्दी जल्दी दोस्तों जल्दी से आ जाइए, हम लोग आ चुके हैं जी। चलिए गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अच्छा चलिए गुड मॉर्निंग कीजिए, गुड आफ्टरनून कीजिए, नमस्कार कीजिए, जो मन चाहे कीजिए, लेकिन जल्दी जल्दी से प्यारे साथियों आ जाइए जी। अवधेश कुमार जी कह रहे हैं सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं सर मैं आपके सामने हूं, लाइव हूं, आप लोग प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों तैयार हो जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए टेस्ट के लिए। तो प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन टेस्ट अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने लगेगा, उम्मीद है आप लोग उसका आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के स्क्रीन पर, उधर लगाना, मैं लेफ्ट हूं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने लग चुका है प्यारे साथियों। इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे प्यारे साथियों। लिखा है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। जल्दी से बताएंगे कितने समय तक। बी बता रहे हैं सभी लोग, 6 माह तक। बहुत ही बढ़िया जवाब है इसका बी आंसर। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो वो कब तक मंत्री पद पर रह सकता है, 6 महीने तक। लेकिन उसे 6 महीने के बाद, 6 माह के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। किसकी, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता उसको लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम साहब क्या करते हैं, अनुच्छेद 75 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे कि जो व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उस मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। अगर वो सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पर है, जवाब देंगे मेरे प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पर बताएंगे। बहुत ही बढ़िया जवाब, शानदार दोस्तों। तो प्यारे साथियों जल्दी से लाइव आ जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, जोड़िए अपने साथियों को। और एक चीज़ और बताऊं प्यारे साथियों कि आपका परिवार एग्जामपुर कुछ ही कदम दूर है, 1-2 कदम दूर है 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने से। तो आप लोग प्लीज़ अपना योगदान जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर लगा हुआ है, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। देखिए लिखा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है प्रत्येक राज्य के बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में, उनके राजस्व के अनुपात में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है प्यारे साथियों, वो किसमें किया जाता है, वो अनुसूची 4 में किया जाता है। किसमें, अनुसूची 4 में किया जाता है। और किस आधार पर, तो प्यारे साथियों जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात पर। तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी। अब मैं बात करूं कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो कितनी है प्यारे साथियों, 250। कितनी है, 250। अगर बात करें राज्यों से कितने हैं, तो राज्यों से हैं प्यारे साथियों 238। अधिकतम है ये, अधिकतम संख्या कितनी, 250। अब दोस्तों यूनियन टेरिटरी स्टेट से हम बात कर सकते हैं, सॉरी यूनियन टेरिटरी स्टेट में केवल 2 हैं, जहां से आते हैं मैं बात करूंगा कहां कहां से आएंगे। तो दोस्तों ये जो 12 सदस्य हैं ये मनोनीत होते हैं, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और कहां कहां से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, किससे, सामाजिक क्षेत्र से
और प्यारे साथियों साहित्य के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सभी लोग आप जानते हैं। अब बात करूं कि वर्तमान में कुल कितनी सीट हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सीटों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो 245। इसमें प्यारे साथियों 233 कहां से, राज्यों से, और 12 कहां से, मनोनीत है राष्ट्रपति के द्वारा। अब प्यारे साथियों यहां पर राज्य और केंद्र शासित राज्यों की जब बात आएगी तो हम लोग याद रखेंगे दिल्ली और पुदुचेरी 2 केंद्र शासित राज्य हैं जहां से राज्यसभा में सदस्यों को लिया जाता है, अन्यथा किसी भी केंद्र शासित राज्य से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताएंगे। लिखा हुआ है निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। बहुत ही बढ़िया शानदार जवाब आप सब लोगों का, बहुत ही बढ़िया शानदार जवाब प्यारे साथियों। तो मेरे मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने एक अनुच्छेद पढ़ा था आर्टिकल 64। अनुच्छेद 64 में क्या कहा है। इसमें कहा है कि जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे दोस्तों, राज्यसभा के सभापति होंगे। याद रखना जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन, उपराष्ट्रपति। तो देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति का मतलब है कि वो प्यारे साथियों राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। और राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा अध्यक्ष को दोस्तों सभापति के नाम से जाना जाता है। प्रथम कौन थे, तो आप सभी लोग जानते हैं राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रथम कौन थे, एस राधाकृष्णन। ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि वर्तमान में प्यारे साथियों मेरे मित्रों कौन होंगे, तो वर्तमान में है वेंकैया नायडू। कौन है प्यारे साथियों, वेंकैया नायडू। याद रखना दोस्तों। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के, 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं प्यारे साथियों। उम्मीद है आप लोग सभी समझ रहे हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था जी। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना आप लोग कि जो सभापति है इसे वेतन सभापति के रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता। तो इसका वेतन कितना है, तो आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि हमने कल बीएड की क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न, तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर था प्यारे साथियों भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन पर है। वेतन की बात मैं कर रहा था तो 4 लाख रुपए इसका वेतन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। तो प्यारे साथियों जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जिनके परिवार में, जिनके मित्र, जिनके छोटे भाई आप लोग में जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की, तो प्यारे साथियों उनके लिए आपका परिवार एग्जामपुर 2 मार्च से मिशन एयरफोर्स लॉन्च कर चुका है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेरे प्यारे साथियों एसएससी स्टेनो और तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन स्टेनो की, यूपीएसआई की, तो स्टेनो के लिए प्यारे साथियों 999 रुपये में बहुत ही शानदार डेमो क्लास चल रही है। कल से, आज से चलेंगी, तो प्यारे साथियों आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोग मेहनत कर सकते हैं। लिखा है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है। हम लोग जानते हैं बंटवारे के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन के बारे में बात चल रही थी। तो शक्ति का विभाजन प्यारे साथियों 7वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें, 7वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। सभी जानते हैं 3 सूचियां बनाकर, कितनी सूचियां बनाकर, 3 सूचियां बनाकर, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम लोगों ने बात की थी प्यारे साथियों संघ सूची में कितने विषय हैं, मूल विषय 97 थे, वर्तमान 100 हैं। राज्य सूची में मूल विषय 66 थे, वर्तमान में 62 हैं।
समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में 52 है। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को याद है। क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर दोस्तों 5वां, लेकिन इसमें दिया है 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था कि भाषाओं का वर्णन है, तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, चलिए लिखा है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो सभी जानते होंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा केंद्र राज्य संबंध किस में है प्यारे साथियों, आप लोग सभी जानते हैं, जल्दी से बताएंगे किस में है। सेम क्वेश्चन था, इसको ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है जी। बहुत ही बढ़िया, नमस्कार, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर है जी। 5 का क्या हो जाएगा, ए होगा। तो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि 7वीं अनुसूची में वर्णन है। चलिए 6ठे क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 6ठे क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से बताएंगे। 6th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, लिखा है, जल्दी जल्दी बताएं प्यारे साथियों। बहुत ही बढ़िया, लिखा है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे मित्र साथी। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं साथियों इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग बात करते हैं कौन सी भाषा, सी। अगर आंसर की बात करें सी, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो अनुसूची 8 है, जो अनुसूची 8 है, इसमें क्या है, मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो केवल 14 भाषाओं का वर्णन था, तो इसमें 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, तो आप लोगों को याद रखना है प्यारे साथियों, सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी, सिंधी। और ये कब जोड़ी गई, तो ये प्यारे साथियों कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। कब जोड़ी गई, 1967 के द्वारा जोड़ी गई। अगर बात करें कि दोस्तों 16वीं 17वीं और 18वीं भाषा कब जोड़ी गई, हमने पढ़ा है नमक, यानी कि प्यारे साथियों कोंकणी, मणिपुरी और प्यारे साथियों नेपाली, इसको कब जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अब 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी थी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। इनको कब जोड़ा गया प्यारे साथियों, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। कुल मिलाकर वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग दोस्तों आंसर देते रहे। मेरा उद्देश्य आप लोगों को ये पॉलिटी रटवाना है, याद कराना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग बिना देखे उसको दोस्तों आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया, शानदार प्यारे साथियों, लिखा हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पर, इसका क्या आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों को याद भी होगा, हम लोगों ने बहुत बार ये क्वेश्चन किया है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे प्यारे साथियों। आयरलैंड के संविधान से, कहां से, आयरलैंड के संविधान से। अगर बात करें डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है। लिखा है ब्रिटेन के संविधान से। कल हम लोगों ने पढ़ा, परसों क्या क्या पढ़ा था, तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, विधि प्रशासन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। यूएसए से हमने क्या पढ़ा, मौलिक अधिकार पढ़े, ठीक है, क्या पढ़े, मौलिक अधिकार पढ़े, उपराष्ट्रपति का पद पढ़ा, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पढ़ी, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पर है, तो प्यारे दोस्तों जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है आप लोगों के स्क्रीन पर, बताएं मेरे प्यारे मित्र, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है या प्रदान करता है। सभी लोग जानते हैं कि जो नागरिकता है, नागरिकता अगर मैं बात करूं नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है और संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। और ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। सिंगल सिटीजनशिप, कौन सी प्यारे साथियों? सिंगल सिटीजनशिप, याद रखना, एकल नागरिकता, सिंगल यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन 2003 में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। हम लोगों ने जब नागरिकता पढ़ी थी तो हम लोगों ने यहाँ पर बात भी की थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जैसे अमेरिका है या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो अब इसके आंसर तो बी रहेगा, एकल नागरिकता। अब हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है, लेकिन अमेरिका है वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है, यानी कि वहाँ पर किसी राज्य की नागरिकता भी उन्हें लेनी पड़ेगी और प्यारे साथियों उसको देश अमेरिका की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में केवल एक ही नागरिकता है, ठीक है, केवल एक ही नागरिकता। आपने देखा है कि आधार कार्ड केवल एक ही बनता है, पूरे भारत में केवल एक ही आधार कार्ड जारी किया जाता है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि 5 से लेकर 8 तक नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के स्क्रीन पर है, जवाब देंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का। जल्दी से बताएं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का, जल्दी जल्दी बताएंगे साथियों इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा। जी अनन्या जी कह रहे हैं सर नेहा द्विवेदी को ब्लॉक कर दिया है किसी ने। नहीं डियर, नेहा द्विवेदी को ब्लॉक नहीं किया गया है, नहीं दोस्त ब्लॉक नहीं किया गया है, शायद देखेंगे एक बार हमारे कंप्यूटर जी, प्लीज चेक कर लें कि ब्लॉक किया गया है या नहीं किया गया है नेहा द्विवेदी जी को। चलिए देखेंगे दोस्तों इसमें कौन सा अधिकार, आंसर क्या होगा, तो संपत्ति का अधिकार, ए ऑप्शन होगा। हम लोग जानते हैं मूल अधिकार नहीं है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि जो मूल अधिकार पहले 31 और 19 हुआ करता था, 19 का 1 और अनुच्छेद 31, इनको क्या किया प्यारे साथियों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। क्या किया गया, निकाल दिया गया। अब इसे किस में डाल दिया है, तो अनुच्छेद 300 का में, संविधान के भाग 12 में। अब ये क्या है, तो दोस्तों ये वैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार है, ये कानूनन अधिकार है प्यारे साथियों, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी से बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं प्यारे साथियों क्या आंसर होगा। मेरे मित्र जल्दी जल्दी बताते रहेंगे क्या आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया जवाब आप सब लोग दे रहे हैं, बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका आंसर क्या रहेगा, लिखा है आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बढ़िया शानदार जवाब। देखिए जब कभी कानूनी और वैधानिक दोनों ऑप्शन में आता है तो हम कानूनी को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम वैधानिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्या होगा इसका आंसर बताएं प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर
10 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी रूप में अस्पष्टता निषेध के प्रावधान हैं। अस्पष्टता के बारे में जब बात होती है तो आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी के बारे में जब बात करेंगे तो अनुच्छेद 17 में प्यारे साथियों क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पष्टता का अंत, छुआछूत का अंत। यदि कोई व्यक्ति किसी के जाति, धर्म या वंश को लेकर छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, तो वो दंडनीय अपराध है। क्या है? दंडनीय अपराध है, याद रखेंगे। दंडनीय है, उसमें उसको सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 में सजा का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? सजा का प्रावधान किया गया है। उम्मीद है आप लोग प्यारे साथियों समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17। अब मैं बात करूं प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? 14। जो अनुच्छेद 14 इसमें क्या है? इसमें है समानता का अधिकार, यानी कि विधि के समक्ष समानता। किसके समक्ष? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। उम्मीद है आप लोग ध्यान से समझ रहे होंगे, समानता एवं संरक्षण। तो प्यारे साथियों इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर। कुछ मित्र कह रहे हैं सर नेहा द्विवेदी को अनब्लॉक करें। डियर, ब्लॉक किसने करा है? अभी तक ब्लॉक नहीं किया है, और ब्लॉक क्यों करेंगे? अगर बाय फॉल्ट किसी के द्वारा हुआ है तो हम अभी चेक करवा लेते हैं, ठीक है। क्लास के बाद चेक करा लिया जाएगा, क्योंकि चलती हुई क्लास में दोस्तों चेक नहीं हो पाता है, प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जी। वैसे तो किया नहीं है किसी ने, लेकिन बाय फॉल्ट अगर किसी से हुआ होगा तो हम लोग उसको चेक करवा लेंगे, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। भारत का सॉलिटर जर्नल होता है, देखिए ये क्वेश्चन कल भी आया था। क्या होता है? कुछ मित्र कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि वो एक न्यायिक सलाहकार होता है। क्या होता है? वो एक न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है। आप लोग याद रखें क्या करता है वो प्यारे साथियों। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी जवाब देते रहेंगे प्यारे दोस्तों। बी इसका आंसर रहेगा, न्यायिक सलाहकार है। क्या है? न्यायिक सलाहकार। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 76 में प्यारे साथियों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन है महान्यायवादी, महान्यायवादी का वर्णन है प्यारे साथियों। इसमें क्या कहा गया है? महान्यायवादी का वर्णन है, और कहा गया है प्यारे दोस्तों कि जो महान्यायवादी है वो दोस्तों सरकार का एक वकील होता है, सरकार का सलाहकार होता है कानूनी। तो महान्यायवादी को सलाह देने के लिए सॉलिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, और वर्तमान में जो सॉलिटर जनरल है वो तुषार मेहता हैं। कौन? तुषार मेहता, याद रखेंगे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों की स्क्रीन पर। इसका क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही बढ़िया जवाब आप सब लोगों के। क्या इसका आंसर होगा? अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, चलिए जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके आधे सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं,
इसके आधे सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ए होगा, ए। क्या होगा प्यारे साथियों? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के स्क्रीन पर देखिए। मेरे मित्र कुछ ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आप सभी लोगों से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत स्नेह आप लोगों से मुझे है। मैं किसी भी अपने प्यारे साथी, प्यारे मित्र, मेरे आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, छोटे भाई बहन हैं, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करवाऊंगा। अगर गलती से मेरे कंप्यूटर जी एडिटर साहब से अगर गलती से ब्लॉक हुआ है तो मैं उसको क्लास के तुरंत बाद अनब्लॉक करवा दूंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अभी तो आप प्लीज पढ़ लीजिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएंगे। देखिए अनन्या द्विवेदी दी, चलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, कोई बात नहीं डियर, आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या इसका आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं। क्या इसका आंसर रहेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चन लगाया नहीं, अभी आने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों की स्क्रीन पर, बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर साथियों। जी धर्मेंद्र कुमार जी, अभी 10-30 सेकंड में आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी बताएं। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी एक ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा उसे संशोधित किया गया हो। लिखा यह राष्ट्रपति को जाएगा, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होगा, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। इसका डी हो जाएगा, क्या होगा, डी, डी। देखिए डियर, मैंने अभी आपको बताया, एक ही कमेंट्स आप बार बार कर रहे हैं, मैं बार बार बोलूंगा, आप लोग बार बार कहेंगे, कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि चलती हुई क्लास में ना तो आपको अनलॉक किया जाएगा ना ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। तो जब क्लास समाप्त होगी, खत्म होगी, उसके बाद ये डिपार्टमेंट दूसरे लोगों का है। हमारे यहाँ स्टूडियो में ना तो ब्लॉक किया जाता है ना ही अनब्लॉक किया जाता है, ये डिपार्टमेंट दूसरे उसका है। तो मैं वहां जाके बाहर जाके उनको अनब्लॉक करा दूंगा, इतनी बड़ी टेंशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग इसको इशू बना रहे हैं। पढ़ लीजिए शांति से, वरना हड्डी तोड़ूंगा घर पे आके, नाक पे घूसे मार के नाक तोड़ूंगा सब लोगों की। चलिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं प्यारे साथियों, समय कम है हमारे पास। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि धन विधेयक प्यारे साथियों 110 के तहत लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है उसको अपने पास रोकने का। 14 दिन के बाद यदि राज्यसभा पास नहीं करती है या वापस लौटा देती है, लोकसभा उसको दोस्तों बिना संशोधन के फिर राज्यसभा में भेजेगी, तो राज्यसभा उसे पास करेगी, नहीं भी पास करेगी तो 15वें दिन वो स्वयं पास हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, जल्दी से बताएं। अब आप लोग पढ़ नहीं रहे, आरके जी प्लीज पढ़िए, आप अच्छे खासे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग, मुझे नहीं लग रहा कि आज पढ़ने के मूड में हैं, और मैं आप लोगों को कुछ कहना नहीं चाहता हूं, प्लीज पढ़ लें। और आज पढ़ने का मन नहीं है तो प्लीज चले जाएं, दूसरों को पढ़ने दें,
आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, आज ऐसी क्यों जिद कर रहे हैं? चलिए, लिखा है प्यारे साथियों ए, भारत के कैबिनेट मंत्री के समान। क्या हो जाएगा इसका? ए, भारत के कैबिनेट मंत्री के समान। हम बात करें योजना आयोग की, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखना कि योजना आयोग 17 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई और इस घोषणा के तहत 17 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के स्क्रीन पर बताएंगे साथियों क्या होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर रहेगा। जल्दी जल्दी बताएं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के स्क्रीन पर है। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर होगा प्यारे साथियों। हम लोग सभी जानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को यदि कानून या आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। सभी लोग जानते हैं इसका क्या आंसर होगा, तो सभी लोगों को प्यारे साथियों हम लोग यहां पर बात करेंगे। इसका आंसर ए रहेगा। क्या होगा? ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताएं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों जल्दी जल्दी बताते रहेंगे क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 ए आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा? ए। चलिए बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के स्क्रीन पर लगा हुआ है। बताएंगे इसका आंसर क्या है कि प्रथम पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को किया। देख रहे हैं ये क्वेश्चन हर साल हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बगदरी गांव था नागौर जिले का। कौन सा? बगदरी गांव था नागौर जिले का। याद रखना कौन से जिले का? नागौर जिले का, राजस्थान के। तो आप लोग याद जरूर रखना कि राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, किसकी स्टार्टिंग हुई थी? पंचायत राज व्यवस्था की। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मित्र चाहते हैं एसएससी स्टेनो की तैयारी करना, यूपीएसआई की तैयारी करना, तो दोस्तों 999 रुपये में यूपीएसआई का कोर्स चल रहा है और स्टेनो का कोर्स चल रहा है। प्यारे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और जो चाहते हैं कि एयरफोर्स मिशन जिनका है, जो चाहते हैं कि केवल एयरफोर्स में जाना है, तो उनके लिए प्यारे साथियों बहुत ही शानदार बैच आपके परिवार एग्जामपुर के द्वारा चलाया जा रहा है 2 मार्च से। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 499 में 15 दिन का स्पेशल क्लास है। और जो चाहते हैं कि एनडीए प्लस एयरफोर्स दोनों को एक साथ ज्वाइन करना, तो 1299 रुपये में बहुत ही शानदार कोर्स है प्यारे साथियों। आप लोग उसके साथ जरूर प्यारे साथियों जुड़ेंगे। लिखा है 7वीं योजना में आईआरडीपी के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। आईआरडीपी आप लोग सभी जानते हैं प्यारे साथियों, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई? 1980 से 1985 के बीच में चलाई गई। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इसमें प्यारे साथियों इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कहेंगे आईआरडीपी, इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई, जिसमें संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया। क्या किया गया? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया। कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। क्या पूछता है प्यारे साथियों? फुल फॉर्म पूछता है। तो आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है प्यारे साथियों? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
उम्मीद है आप लोग प्यारे साथियों जरूर इसको याद रखेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग पूछी जाती है कि फुल फॉर्म क्या है IRDP। तो IRDP तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1980 और 1985 के बीच में चलाई गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों के स्क्रीन पर, इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से इसका जवाब दें मेरे प्यारे साथियों मित्रों। क्या आंसर रहेगा? इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। देखिए लिखा है प्यारे साथियों जी, अभी चला है, अनीश कुमार यादव जी अभी चला है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिखा है प्यारे साथियों आप लोगों के स्क्रीन पर, 18वां क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति की अगर बात आएगी तो क्या जवाब देंगे? किस पर पड़ा था? जल्दी से बताएं। बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं प्यारे साथियों, शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। हाँ जी, डी गेहूं पर, बहुत ही बढ़िया। हरित क्रांति के जनक कौन थे? जल्दी से बताएं। गेहूं पर पड़ा, इसके जनक के बारे में पूछा जाता है तो MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन क्या प्यारे साथियों जनक कहे गए हैं। ठीक है, नॉरलॉग जो इसके वास्तव में प्रतिपादक हैं, भारत में तो जनक ये हैं, लेकिन प्यारे साथियों ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक हैं, जिनको माना जाता है, जिनको श्रेय दिया जाता है कि हरित क्रांति का श्रेय उन्हें दिया जाएगा, तो कौन है? तो नॉर बोरलॉग हैं। कौन है? नॉर बोरलॉग हैं। याद रखना प्यारे साथियों, ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब दोस्तों पूछा जाता है श्वेत क्रांति, उसके जनक कौन है? दुग्ध, जो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। कौन थे प्यारे साथियों? वर्गीज कुरियन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं प्यारे साथियों, अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग, बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, जो मित्र हमारे अभी तक लाइव नहीं है वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आपका परिवार एग्जामपुर प्यारे दोस्तों कुछ ही कदम दूर है, 3 मिलियन परिवार बनने वाला है। तो आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा प्यारे साथियों मेहनत करें, ताकि आप लोगों का जो एक फोकस है वो मेहनत पर है, फालतू की चीजों पर ना लगाएं। जैसे आज आप लोगों ने किया, मुझे नहीं लगा कि आज ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रेगुलर लाइव आते हैं और बड़ा मैनर्स में रहते हैं। पता नहीं आज आप लोगों ने क्यों इतना जिद किया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को सबको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप सब लोग मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।